मनोज मुंतशिर कहते हैं कि मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ, मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम कर चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्यों ने समय को दिन और तारीखों में बंटना नहीं सीखा था। 10,000 साल पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज हमारे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता तो सिर्फ 3400 साल पुरानी हुई है, फिर मैं 10,000 वर्षों का दावा क्यों करता हूँ? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 3400 साल पहले की अवशेष उन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण नहीं दिखते? 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते राम नहीं दिखते? मैं भारत हूँ, आज मानचित्र पर मेरी छवि है। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आई। आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध था। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिलाएं ईरान तक खींच दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूप में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थी, तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। सदियां बीतती रहीं, मैं समय की धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन कभी रुका नहीं। मैं भारत हूँ, मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे। ओम कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आयताः। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूँगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कर्मयोग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। मैसेडोनियों का वो राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, वो पर्सिया और गांधार को अपनी शमशीरों से चीरता हुआ मेरी सीमा में दाखिल हो गया। सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जीत चुका था और मुझे भी जीतने वाला था कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हारा, सिकंदर विजय हुआ, लेकिन अफसोस मेरे इतिहासकारों ने कभी चुनौती नहीं दी, कभी पूछा नहीं यूनानियों से अगर सिकंदर जीता तो फिर खाली हाथ भारत से क्यों गया। सच तो ये है कि साम्राज्यों का भूखा वो गिद्ध मेरे वादन का एक टुकड़ा मांस भी नोच नहीं पाया। पोरस ने उसकी खूनी पंजे तोड़ डाले, ऐसा हराया कि उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया और यूनान पहुंचने से पहले ही वो आदिवासियों के हमले में मारा गया। वो कहानी तो सबने सुनी है कि सिकंदर ने मरते हुए कहा था
मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर रखे जाएं, ताकि संसार को पता चले कि सिकंदर भी खाली हाथ गया है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो हाथ खाली किसने किए थे। मैंने किए थे, मेरे पोरस ने किए थे। पर सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और मंगोई भी घोड़ों पर चढ़ के धूल उड़ाते आए और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छीन भिन्न कर दिया। मैं भारत हूँ, अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेसी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भवा दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेज सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले ये गोरे अचानक राजसत्ताओं के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया की भेजी हुई वीडियो ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्तस्राव पीड़ा से करा उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा मन घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कि कितनी बार स्वाभिमान लुटा। मैं भारत हूँ, मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गाकर फांसी के तख्ते पर झूल गए, जो रंग दे बसंती गाकर फांसी के तख्ते पर झूल गए। मुझे याद आती है लाहौर सेंट्रल जेल। मेरा बेटा भगत अपने बैरक में कैद है। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है, तारीख नज़दीक आती जा रही है। अंग्रेज अफसर रॉबर्ट और वर्कर्स उससे मिलने आते हैं, कहते हैं माफ़ी मांग लो, भगत जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था। भगत ने रॉबर्ट्स और वर्कर्स की बात चिट्ठी में लिखी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भगत ने लिखा, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों की दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूँ, भारत माता का सिपाही हूँ। मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। बेगैरत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की जरा सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी। पहुंचा दिया मेरे भगत को फांसी के तख्ते तक। और मेरा भगत, उसने सोचा मुझे तो वीर गति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी ही सही। भगत फांसी का फंदा ऐसे दीवानगी से चूमने लगा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपने दुल्हन के हाथ चूम रहा हो। ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया। पूछ मत मेरी जुदाई दिल पर कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आज़ादी तेरा घूंघट उठा ना रह गया। ये था मेरा वीर बेटा भगत। और मेरी बेटी लक्ष्मीबाई, जो दुधमुहा बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए। मेरा एक और बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजी रैफालों से लड़ गया, और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। 25 वर्ष की भरी जवानी में आज़ाद मुझे छोड़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काट के फेंक दिए। जो आंखें मुझ पर उठीं वो बुझ गई हमेशा के लिए। मैं भारत हूँ, बलिदानों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियाँ हैं, क्योंकि मैं भारत हूँ। मेरे सीने में शहीदों की समाधियाँ हैं, इसलिए मेरे माथे पर स्वतंत्रता का सूर चमक रहा है।
मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। जय हिंद, जय भारत।